देखिए, कल हम लोग देख लिए थे एल्युमिनियम का निष्कर्षण, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण। आज हमको देखना है जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण। जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण देखना है। देखिए, तो जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण कराए। जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे बहुत सारा स्टेप में। सबसे पहला स्टेप है, देखिए लिख देना है, जिंक का मुख्य अयस्क है। जिंक का मुख्य अयस्क है, तो जिंक का मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड, फार्मूला ZnS, जिंकाइट ZnO और कैलेमाइन ZnCO3। ये आपका जिंक का मुख्य अयस्क हो गया। जिंक का मुख्य अयस्क। जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड अयस्क से किया जाता है तथा जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं। बहुत सा प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। 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 देखिए विद्यार्थी जी, सबसे पहले करते हैं, कोई भी जो अयस्क होता है, ओर होता है, ये जो ओर है ये रॉक फॉर्म में रहता है। ये रॉक्स फॉर्म में रहता है और जब इसको क्रशर मशीन में डालते हैं तो ये स्मॉल पार्टिकल में टूटता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है और उसके बाद यह पाउडर फॉर्म बना लेता है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसका बात करेंगे तो चूंकि ZnS जो है अयस्क है, चट्टान के रूप में होता है, इसको क्रशर मशीन में डालते तो स्मॉल पार्टिकल में टूटता है और लास्ट में ये पाउडर फॉर्म बना लेता है। चूंकि ZnS एक चट्टान के रूप में पाया जाता है, इसलिए सबसे पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए इसे सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद इसे चूर्ण के रूप में बदला जाता है। फिर दूसरा में कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण। तो देखिए, चूंकि ZnS एक सल्फाइड अयस्क है, जिंक ब्लेंड जो है ZnS है सल्फाइड ओर है और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। 4th फ्लोटेशन मेथड, इसी को कहीं कहीं लिखेगा झाग उत्प्लावन विधि। तो चूंकि ZnS एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि 4th फ्लोटेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जिंक अयस्क में उपस्थित धातु एवं अशुद्धियों को क्या किया जाता है, तो सेपरेट किया जाता है, यानी हटाया जाता है, अलग किया जाता है। तीसरा प्रोसेस है ZnS का ZnO में परिवर्तन, यानी जिंक ऑक्साइड से जिंक ब्लेंड से जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन करना है। तो चूंकि ZnS एक सल्फाइड अयस्क होता है, इसलिए इसे भर्जन प्रक्रिया के द्वारा ZnO में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में ZnS अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जिंक ब्लेंड है, इसको प्रेजेंस ऑफ एयर
ऑक्सीजन के साथ के तो बन गया जिंक ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ZnO का अवकरण, रिडक्शन ऑफ ZnO, चौथा प्रोसेस में रिडक्शन ऑफ ZnO। तो चूंकि ZnS, चूंकि देखिए रिडक्शन ऑफ ZnO, रिडक्शन ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड, चौथा प्रोसेस में। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट, ये टाइपिंग वाला गलत कर दिया है, इसको क्या करना है, सुधार देना है। ये आपका गलत दिया हुआ है, इसका हम सही बता देते हैं। इसमें देखिए होता है क्या, ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ जब रिएक्ट करते हैं, कार्बन या कोक के साथ रिड्यूस कर देते हैं, तो ये बन जाता है इम्प्योर जिंक, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया बाहर। देखिए लिखना है इसमें को कैसे, इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में ZnO को कार्बन या कोक के साथ 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 अवकृत किया जाता है। अवकृत यानी रिड्यूस, अवकृत किया जाता है, अवकृत किया जाता है, तो अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है। तो अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है, तो अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है, अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है, अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है, अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड को किसके साथ, कार्बन या कोक के साथ, ये आपका जो CO है बाहर निकल गया, और ये बच गया Zn, इम्प्योर जिंक, इम्प्योर जिंक। चलिए पांचवा प्रोसेस देखेंगे, सबसे लास्ट प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक, जिंक का शुद्धिकरण, जिंक का शुद्धिकरण। तो देखिएगा जिंक का शुद्धिकरण विद्युत शुद्धिकरण विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में ZnSO4 का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है, तथा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, विद्युत अपघटन के बाद शुद्ध जिंक कैथोड पर प्राप्त होता है, जबकि अशुद्ध एनोड पर, जबकि अशुद्ध एनोड पर प्राप्त होता है, अशुद्ध एनोड पर प्राप्त होता है, अशुद्ध एनोड पर प्राप्त होता है। याद करिए आपको बताए थे, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका हो गया जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट हो गया। तो ये टूटेगा जिंक पर 2+ SO4 पर 2-। तो शीशे कैटायन, शीशे कैथोड, ऐसे एनायन, ऐसे एनोड। जो कैटायन होगा हो जाएगा कैथोड पर, और जो एनायन होगा हो जाएगा एनोड पर। तो इसमें आपका प्योर जिंक हो गया। ये जो जिंक पर 2+ है, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और ये आपका जाएगा एनोड पर। चलिए इसी में देखिए आप ये भी देख सकते हैं, इसका कुछ बता देते हैं और जिंक के बारे में। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बात करेंगे
तो जिंक का फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो देखिएगा, जिंक का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले देखिए ये सॉलिड होता है, इसका जो नेचर होता है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और इसका यदि जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 906 डिग्री सेल्सियस। ये आप कहोगे बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक। और इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 420 डिग्री सेल्सियस। ये आप कहोगे एमपी, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, गलनांक या द्रवनांक बोलेंगे। इसका डेंसिटी की बात करेंगे तो 7.13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये आप कहोगे इसका डेंसिटी। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। डेंसिटी का हिंदी हो जाएगा घनत्व। यह देखिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक। यह देखिए मिश्र धातु के साथ साथ अमलगम का भी निर्माण करेगा। यह मिश्र धातु के साथ साथ अमलगम का भी निर्माण करेगा। याद रखना है, पारा के मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। पारा के मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? अमलगम। नोट करके लिख देते हैं, पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। 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 जैसे कि देखिए Zn प्लस Hg, जिंक अमलगम इसका नाम हो जाएगा। Cu प्लस Hg कॉपर अमलगम। Na प्लस Hg सोडियम अमलगम। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बात करेंगे बउआ, तो देखिए यदि जो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो जिंक ऑक्साइड बना देगा। और यदि जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और सोडियम के साथ यदि जो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी ये जिंक हाइड्रोक्साइड ही बना लेता है। जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा। जिंक सल्फेट बना लेगा। और यदि जो नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा तो जिंक नाइट्रेट बना लेगा। ZnNO3 का होल 2 जिंक नाइट्रेट बना लेगा। हाइड्रोजन के साथ करेगा तो जिंक हेलाइड बना लेगा। ZnX2 यानी जिंक हेलाइड। ये आपका हो गया जिंक का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण आपको लिखना है यहाँ तक ही। यहाँ तक आप लिखिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण देखना है कॉपर पाइराइट से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, इधर लिख देते हैं। कॉपर का निष्कर्षण देखना है कॉपर पाइराइट से। कॉपर का निष्कर्षण क्वेश्चन आपका हो गया, कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट अयस्क से CuFeS2 अयस्क से करना है। तो सबसे पहले देख लेना है हम लोग को कि कॉपर का चीफ और कौन कौन होगा। कॉपर का जो मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन कौन होता है, तो देखना है बउआ। कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है, देखिए कॉपर का जो चीफ और होगा कॉपर पाइराइट, CuFeS2, कॉपर ग्लास, इसको तो एकदम VBI याद रखना है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूपराइट
Cu2O, मैलेकाइट, CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, और एजुराइट 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। ये आपका कॉपर का मुख्य अयस्क है। याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉपर के दो अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखे। कॉपर के दो अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखे। चलिए पहला, दूसरा में है, देखिए पहला प्रोसेस आपका होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। अयस्क का संदलन, अयस्क का संदलन, अयस्क का संदलन। देखिए सबसे पहला में ये जो ओर होता है ये रॉक के रूप में होता है, चट्टान के रूप में होता है। और जब इसको क्रशर मशीन में डालेंगे तो ये स्मॉल पार्टिकल छोटे छोटे कणों में टूटेगा, स्मॉल पार्टिकल, और ये उसके बाद क्या बना लेगा, ये पाउडर फॉर्म, पाउडर्ड, ये पाउडर फॉर्म चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इस प्रक्रिया में सबसे पहले कॉपर पायराइट अयस्क को छोटे छोटे कणों में, स्मॉल पार्टिकल में परिवर्तित किया जाता है तथा इसके बाद इसे चूर्ण के रूप में बदला जाता है, चूर्ण के रूप में बदला जाता है, चूर्ण के रूप में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट, कॉपर पायराइट अयस्क का सांद्रण। तो देखिए चूंकि कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क होता है, इसलिए इसका सांद्रण जो है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क में उपस्थित धातु एवं अशुद्धि को सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, मतलब कि अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। तीसरा में है आपका कॉपर पायराइट का कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तन। चूंकि कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसे भर्जन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कॉपर पायराइट अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह CO2 में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा कॉपर पायराइट को प्रेजेंस ऑफ एयर तो बन गया कॉपर ग्लास, और ये आयरन पायराइट और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये फिर कॉपर ग्लास को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये बन गया क्या चीज, CO2O क्यूप्राइट और ये सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये CO2O का अवकरण, रिडक्शन ऑफ क्यूप्राइट, रिडक्शन ऑफ CO2O, रिडक्शन ऑफ CO2O, रिडक्शन ऑफ CO2O। इस प्रक्रिया में CO2O को कार्बन या कोक के साथ अपकृत किया जाता है तो अशुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, अशुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, अशुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। देखिएगा CO2O को कार्बन कोक के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन गया, इम्प्योर कॉपर, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड चल गया अपन तारों के शहर में। पांचवा प्रोसेस में कॉपर का शुद्धिकरण। तो कॉपर का शुद्धिकरण विद्युत शुद्धिकरण विधि के द्वारा, विद्युत शुद्धिकरण विधि के द्वारा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। इस विधि में कॉपर पायराइट का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है तथा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कॉपर कैथोड पर प्राप्त होता है, जबकि अशुद्ध एनोड पर प्राप्त किया जाता है। कॉपर पायराइट, कॉपर सल्फेट ये आपका हो गया कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे तो ये Cu पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस,
Cu पर 2 प्लस और SO4 पर 2 माइनस। C से कैटायन, C से कैथोड और A से एनायन, A से एनोड। A से एनायन, A से एनोड। एनायन पर निगेटिव चार्ज होगा। फिर चलिए, ये आपका हो गया लोहा का निष्कर्षण। लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से कैसे किया जाता है तथा हेमेटाइट से लोहा के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। हेमेटाइट से कैसे किया जाएगा पूछे तो पहला स्टेप में हमको लिखना है कि देखिए, जो लोहा का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, हेमेटाइट फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2। ये सब आपका लोहा का मुख्य अयस्क है। इसको याद रखना, ये आपका चीफ ओर होता है। चीफ ओर मुख्य अयस्क हेमेटाइट। देखिए, लोहा के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होता है। पहला है अयस्क का संदलन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले हेमेटाइट अयस्क को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया जाता है तथा इसके बाद इसे चूर्ण के रूप में बदला जाता है दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। तो हेमेटाइट एक ऑक्साइड ओर है, हेमेटाइट एक ऑक्साइड ओर है, इसलिए इसका सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क में उपस्थित धातु एवं अशुद्धि को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। इस विधि में अयस्क में उपस्थित धातु एवं इम्प्योरिटी को अलग किया जाता है। इसके बाद हेमेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म कर हेमेटाइट को Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो ये बन जाता है फेरस ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जब हेमेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते तो ये बन जाता है आपको मैग्नेटाइट Fe3O4 और ये प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर जब मैग्नेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ये बन जाता है फेरस ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बाद सबसे पहले देखिए, हेमेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो बन गया मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ये बन गया क्या चीज? फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड में अवकरण। तो इस प्रक्रिया में फेरस ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ 800 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। तो आयरन ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ रिएक्ट कराएं तो इम्प्योर आयरन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर 5वां में प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन, लोहा का शुद्धिकरण। तो इस प्रक्रिया में अयस्क को भट्ठी में गर्म किया जाता है जो ईंट का बना हुआ होता है, जो भट्ठी की चौड़ाई 24 फीट तथा लंबाई 50 से 100 फीट होता है। इस प्रक्रिया में धातु पिघला हुआ अवस्था में होता है। इस ठोस
धातु लगातार ठंडा, इसलिए ठोस धातु लगातार ठंडा हो जाता है तथा भट्ठी के ऊपर का तापमान 500 से 800 केल्विन के बीच होता है। 500 से 800 केल्विन के बीच होता है। तापमान 1300 केल्विन, बीच के तापमान 500 से 800 केल्विन के बीच तापमान, और 1300 तथा निचली भाग का 1300 केल्विन तथा निचली भाग का तापमान 2200 केल्विन, निचली भाग का तापमान 2200 केल्विन होता है। देखिए पहले क्या कर दिया, 3 पार्ट में, रिएक्शन ऑफ टॉप पार्ट, रिएक्शन ऑफ मिडिल पार्ट और रिएक्शन ऑफ बॉटम पार्ट। तो हेमेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो मैग्नेटाइट बन गया, और मैग्नेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ये बन गया क्या चीज़, आयरन ऑक्साइड। क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। और फिर आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएं तो क्या बन गया, आयरन। और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बॉटम पार्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े तो CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, विद्युत शुद्धिकरण विधि क्या है? तो इस विधि, एक उपयुक्त विद्युत अपघट्ट लिया जाता है तथा विद्युत अपघटन के बाद शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होता है तथा अशुद्ध एनोड पर प्राप्त होता है। NaCl ले लिए हैं, इसका कैटायन प्लस एनायन, शीशे कैटायन शीशे कैथोड, ऐसे एनायन ऐसे एनोड, ऐसे एनायन ऐसे एनोड। तो ये जो है ये जाएगा एट कैथोड पर, ये जाएगा कैटायन जो है एट कहाँ जाएगा, कैथोड पर। एनायन जो है एट कहाँ जाएगा, एनोड पर। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? इस विधि का अयस्क के कणों को चुंबकीय गुण पर आधारित होता है। यह विधि लोहा के अयस्क के सांद्रण के लिए उपयुक्त होता है। तांबा का वैद्युत शोधन विधि कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इस विधि में कॉपर सल्फेट का प्रयोग वैद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है तथा विद्युत अपघटन के बाद कॉपर कैथोड पर प्राप्त होता है, जबकि अशुद्ध धातु एनोड पर प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहेगा, कॉपर पर 2 प्लस, सल्फेट पर 2 माइनस। शीशे कैटायन शीशे कैथोड, ऐसे एनायन ऐसे एनोड। तो कैटायन वाला जाएगा कैथोड पर, कैटायन वाला जाएगा कैथोड पर, आयन वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर। एनायन वाला जो है कहाँ चल जाएगा, एनोड पर। तो शीशे कैटायन और शीशे कैथोड, ऐसे एनायन और ऐसे एनोड।